हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे और कुछ ना कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। सो वेलकम टू मानी मूवी एक्सप्लेन एंड मैं आज आपका दोस्त मानी आपके लिए लाया हूँ जेसन बॉर्न सीरीज़ की तीसरी मूवी। इस मूवी का नाम है द बॉर्न अल्टीमेटम और ये मूवी रिलीज़ हुई थी ईयर 2007 में और इसकी IMDb रेटिंग 8 है। काफ़ी ज़्यादा IMDb रेटिंग है और इसके काम के हिसाब से ही IMDb रेटिंग दी गई इसको। काफ़ी अच्छी मूवी है। इसको काफ़ी सारे एकेडमी अवार्ड्स और बहुत सारे एडिटिंग के, साउंड मिक्सिंग की और बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। इस मूवी में लीड रोल में है मैट डेमन और इन्होंने काफ़ी अच्छा काम करा है। सच में मैं इनका इस रोल देखकर मैं इनका फ़ैन हो गया। तो आपको अगर ये मूवी अगर अच्छे से समझनी तीसरा पार्ट, तो आप अगर पहले के दोनों पार्ट देखेंगे तो आपको ये मूवी काफ़ी अच्छे से समझ में आएगी और उन दोनों की पहले पार्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना एंड प्लीज़ रिव्यू और सजेशन देते रहिए। थैंक यू। तो दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत वहाँ पर होती है जहाँ पर दूसरी मूवी ख़त्म हुई थी। तो दूसरी मूवी के अंत में हमने देखा था कि किरिल जेसन बॉर्न को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जेसन बॉर्न उससे थोड़ा अपर हैंड लेता है और उसे वहाँ पर एक अधमरी हालत में छोड़कर भाग जाता है। इसके बाद वो जाके नेस्की की बेटी से मिलता है और वहाँ उसे उसके माता पिता के बारे में पूरा सच बताता है और फिर वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद जेसन बॉर्न वाटरलू स्टेशन पहुँचता है जहाँ उसके पीछे रशियन पुलिस पड़ जाती है और वो जैसे तैसे उन सबको मार के और बचते हुए एक मेडिकल शॉप में पहुँचता है और वहाँ पर खुद को मेडिकेशन देता है। जब वो मेडिकेशन दे रहा होता है तो उससे वापस फ्लैशबैक आते हैं और उसके फ्लैशबैक सारे बढ़ जाते हैं कि किस तरह ऑपरेशन टेडस्टोन में गया था, वहाँ पर वो किन किन लोगों से मिला था और कैसा उसके साथ बर्ताव किया गया था। तभी वहाँ पर दो पुलिस वाले आ जाते हैं, लेकिन जेसन बॉर्न उन दोनों को बेहोश करके वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद सीन जाता है CIA के ऑफिस की तरफ। यहाँ पर पेमेला लैंडी CIA के डायरेक्टर को एक टेप देती है जिसमें अबॉट के द्वारा जितने भी गुनाह किए गए थे उन सब का कबूलनामा था। तो फिर वे दोनों सब थोड़ी देर के लिए शोक मनाते हैं अबॉट के लिए और फिर सोचते हैं कि हमें इस जेसन बॉर्न का कुछ ना कुछ तब करना ही पड़ेगा। इधर फिर सीन जाता है ट्यूरिन की तरफ, जहाँ पर द गार्डियन न्यूज़पेपर के एक जर्नलिस्ट साइमन रॉस अपने इन्फॉर्मर से ऑपरेशन ब्लैकब्रायर और जेसन बॉर्न के बारे में जानकारी लेता है। तो ये इन्फॉर्मर खासकर साइमन रॉस का होता है और वो उसे पूरी इन्फॉर्मेशन देता है ऑपरेशन ब्लैकब्रायर और जेसन बॉर्न के बारे में। इसके बाद सीन जाता है पेरिस की तरफ, जहाँ पर जेसन बॉर्न मिलता है मैरी के भाई मार्टिन से। वहाँ पर वो मार्टिन को पूरी सच्चाई बताता है कि कैसे उसकी बहन इंडिया में मर गई और वे दोनों थोड़ा शोक मनाते हैं। इसके बाद जब रॉस वापस लंदन आता है और अपने बॉस को ऑपरेशन ब्लैकब्रायर के बारे में बता रहा होता है, तो CIA का जो एक AI सिस्टम होता है इकेलॉन, वो ब्लैकब्रायर कीवर्ड को पकड़ लेता है और सारे CIA वाले रॉस के पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि वो एक ब्लैकब्रायर एक सीक्रेट प्रोजेक्ट था और साइमन रॉस जो कि एक जर्नलिस्ट था उसे कैसे पता लग गया और अगर ये सारी बातें बाहर आ जाती थी तो CIA वालों को काफ़ी कुछ सहना पड़ता है। इस वजह से अब से सब लोग साइमन रॉस के पीछे पड़ जाते हैं। और इधर CIA को अपना एक नया डायरेक्टर मिल जाता है, डेप्यूटी डायरेक्टर नोआ वॉसन। इधर जब जेसन बॉर्न न्यूज़पेपर में पढ़ता है कि एक जर्नलिस्ट है साइमन रॉस, वो जेसन बॉर्न के बारे में कंटिन्यूसली काफ़ी कुछ छाप रहा है, तो उससे मिलने की इच्छा जाहिर करता है। तो वो उससे लंदन के वाटरलू स्टेशन पर मिलता है। फिर जब इधर साइमन रॉस उसके बॉस को ऑपरेशन ब्लैकब्रायर और जेसन बॉर्न के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देकर वहाँ से वाटरलू स्टेशन पर जेसन बॉर्न से मिलने जाता है, जहाँ पर जेसन बॉर्न एक फ़ोन खरीदता है और चुपके से साइमन रॉस के पॉकेट में रख देता है, जिससे वे दोनों कांटेक्ट होकर बातें करते रहते हैं। इधर वहाँ पर CIA वाले भी पहुँच जाते हैं और उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो इधर साइमन रॉस उसे बताता है कि उसका जो इन्फॉर्मर है वो ऑपरेशन ब्लैकब्रायर और जेसन बॉर्न दोनों के बारे में जानता है। तो जेसन बॉर्न उससे पूछता है कि तुम मुझे बताओ तुम्हारा इन्फॉर्मर कौन है, तो उसे बताने से मना कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पे CIA वाले पहुँच जाते हैं, तो वे दोनों एक दूसरे से बचते हैं, वहाँ CIA वालों से बचते फिरते वहाँ से भागते हैं। एक जगह पर आने पर जेसन बॉर्न साइमन रॉस को बोलता है कि तुम रुक जाओ और बाहर मत निकलो अपनी जगह पर, लेकिन वो घबरा जाता है और बाहर निकल जाता है। इतने में ब्लैकब्रायर का एक अटेंडी पेज उसके ऊपर स्नाइपर से गोली चला देता है और बेचारा साइमन रॉस वहीं पर मर जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि साइमन रॉस जेसन बॉर्न को एक हिंट देता है सिविल एंड मार्बरी ग्लोबल मार्केट्स एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में, जिससे जेसन बॉर्न को उसके इन्फॉर्मर के बारे में पता लग जाएगा। तो जेसन बॉर्न उस सर्च वर्च करता है उस कंपनी के बारे में और वहाँ पर जाने का सोचता है।
इधर दिखाया जाता है कि जो साइमन रॉस का जो इन्फॉर्मर होता है वो अपना सारा सामान पैक वैक करके भाग जाता है कहीं। साइमन रॉस का जो इन्फॉर्मर होता है अपनी सारी जगह खाली करके वहाँ से भाग जाता है। इधर CIA वाले को साइमन रॉस के नोट से पता लग जाता है कि जो आदमी साइमन रॉस को सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा था वो एक्चुअली ट्रेडस्टोन प्रोजेक्ट और ऑपरेशन ब्लैक ब्रायर का एक हिस्सा था और उसका नाम नील डेनियल्स है। इसके बाद जेसन बॉर्न को अभी तक पता नहीं होता कि वो जो साइमन रॉस को जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो कौन है। तो वो उसके एक हिंट पर सिविल एंड मार्बरी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी के ऑफिस पहुंचता है, जहां पर उसे कोई नहीं मिलता, लेकिन वहां से उसे एक हिंट मिल जाता है कि एक नील डेनियल्स का आदमी ही है जो साइमन रॉस को पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा था। और जब वो सर्च करता है तो उसे पता लग जाता है कि वो ऑपरेशन ट्रेडस्टोन और उससे भी जुड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पे जेसन बॉर्न की दिलचस्पी नील डेनियल्स में काफ़ी बढ़ जाती है। इसके बाद CIA वाले नील डेनियल्स की पूरी कुंडली छाप निकालने लग जाते हैं और वे फिर वापस निकी पार्सन को पकड़ के ले आते हैं, क्योंकि वो ऑपरेशन ट्रेडस्टोन से जुड़ी हुई थी और वही जेसन बॉर्न के अलावा दूसरी इंसान है जो ऑपरेशन ट्रेडस्टोन के ख़त्म होने के बाद ज़िंदा बची हुई है। और वे वापस उससे पूछताछ करने लग जाते हैं। तो इधर निकी पार्सन का मन बदल जाता है। उसे लगता है कि CIA वाले सब के सब हरामी हैं और अब मुझे जेसन बॉर्न की मदद करनी चाहिए, जो कि अब काफ़ी सही इंसान है और उसके साथ काफ़ी बुरा हुआ। तो जेसन बॉर्न से मिलने जाती है और उसे बताती है कि वो जिस आदमी नील डेनियल्स को ढूंढ रहा है वो एक्चुअली भाग चुका है और वो टैंजियर के सिटी में चला गया है, जहाँ उसे वो मिल जाएगा अगर जेसन बॉर्न अगर वहाँ टैंजियर में जाता है तो। इधर दोनों बात कर रहे होते हैं और निकी पार्सन फिर जेसन बॉर्न की टीम में शामिल हो जाती है। इधर फिर उसके साथ पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करती है कि नील डेनियल्स कौन था और किस तरह ऑपरेशन ट्रेडस्टोन से जुड़ा हुआ था, ये सब बातें उसे बताती है। फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि वो टैंजियर जाएंगे। इधर CIA वाले भी नील डेनियल्स का कॉन्ट्रैक्ट अपने एक ऑपरेशन ब्लैक ब्रायर की एक अटेंडी को देते हैं जिसका नाम होता है डैश, और उसका टारगेट होता है कि वो नील डेनियल्स को पूरी तरह मार दे। इधर फिर टैंजियर सिटी की तरफ सीन जाता है। इधर जो डैश होता है वो नील डेनियल्स को मारने की तैयारी करता है। इधर निकी पार्सन क्योंकि वो CIA की अभी होती है, अभी तक CIA ने उसे निकाला नहीं, तो पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लेती है कि कौन नील डेनियल्स को मारने जाएगा। तो उसे पता लग जाता है कि डैश मारने जाएगा। तो वो जब मारने जा रहा होता है तो वो उसका रूट चेंज कर देती है। जब CIA वालों को ये पता लगता है कि डैश का किसी ने रूट चेंज कर दिया है तो वो अपने सिस्टम में जाके देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि निकी पार्सन ने उनका डैश का रूट चेंज कर जाता है। और फिर वो डैश को वापस बोलते हैं कि तुम एक बार नील डेनियल्स को मार दो और उसके बाद तुम्हें निकी पार्सन और जेसन बॉर्न दोनों को भी मारना है। तो डैश वही करता है, डैश जाता है और नील डेनियल्स को मारने के लिए। इधर नील डेनियल्स अपना पूरा सामान वामान लेके वो कहीं पर जाने वाला होता है, क्योंकि उसके बैंक से सारे पैसे निकाल के वो भागने वाला होता है वहाँ पर। तो जैसे ही जा रहा होता है तो एक जगह पर डैश वहाँ पर एक बॉम्ब प्लान कर देता है जिसके ऊपर उसकी कार आके खड़ी हो जाती है और बेचारा नील डेनियल्स वहाँ पर मर जाता है। जेसन बॉर्न उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो बचा नहीं पाता और वहाँ पर नील डेनियल्स मर जाता है। इसके बाद डैश तो वहाँ पर निकी पार्सन को मारने के लिए भाग जाता है और इधर जेसन भी निकी पार्सन को बचाने के लिए जाता है। जब टैंजियर शहर में ब्लास्ट होता है तो निकी पार्सन समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, तो वहाँ से भागने लग जाती है। इसी बीच जेसन बॉर्न भी पुलिस को चकमा देते हुए वहाँ से जैसे तैसे भागता रहता है। इधर डैश को नया टारगेट मिल जाता है, निकी और जेसन बॉर्न जो डेप्यूटी डायरेक्टर नोआ वॉटसन अप्रूव करते हैं। वो फिर डैश निकी पार्सन के पीछे पड़ जाता है। तो जैसे तैसे निकी पार्सन को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता रहता है और निकी पार्सन भी उससे बचते भागती रहती है। इधर डैश और जेसन बॉर्न की एक जगह पर मुलाकात हो जाती है, जहाँ पर डैश और जेसन बॉर्न काफ़ी गंदे तरीके से लड़ाई करते हैं। दोनों एक दूसरे को मारने के लिए किसी भी हद से गुजर जाते हैं। और इधर लेकिन जेसन बॉर्न थोड़ा अपर हैंड लेता है और बेचारे डैश को वहाँ पर मार देता है और इस तरह डैश का किस्सा वहीं पर ख़त्म हो जाता है। इधर CIA वाले को भी पता लग जाता है कि अब डैश नहीं रहा, तो वे अब नया प्लान बनाने की सोचते हैं और काफ़ी दुखी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर खासकर नोआ वॉटसन काफ़ी दुखी हो जाता है क्योंकि उसका एक मिशन अनसक्सेसफुल रहा। लेकिन बेचारा नील डेनियल्स को तो मार ही दिया उन्होंने। इसके बाद निकी पार्सन और जेसन बॉर्न दोनों एक होटल के रूम में पहुंचते हैं और वहां पर बातें करते रहते हैं। इतने में फिर निकी पार्सन उसको सारी उसकी फाइल्स सौंप देती हैं जिसमें उसका पूरी हिस्ट्री थी, मतलब कि उसने ऑपरेशन ट्रेडस्टोन के अंदर किन किन लोगों को मारा, कि उसने क्या क्या हरकत करी, उसका फिज़िकल माइंडसेट सब क्या रहा उस दौरान ट्रेडस्टोन प्रोजेक्ट के दौरान, तो सारा उस फाइल के अंदर होता है।
इस फाइल में बताया जाता है कि उसने किस तरह मुंबासी को मारने का अटैम्प्ट करा, उसने किस तरह नेस्की को मारा, ये सब सारी चीज़ें उस फाइल में रहती है। तो फाइल वाल पढ़ता है और उसे काफ़ी दुख होता है कि किस तरह CIA वालों ने उसे एक हैवान बना दिया। इसके बाद वो जेसन बॉन्ड निकी पर्सन को समझाता है कि तुम अपने बाल काट लो और यहाँ से कहीं छुप जाओ और किसी सेफ जगह चले जाओ, क्योंकि CIA वाले काफ़ी ख़तरनाक है और अगर हम मिल गए तो वो हमें बात भी नहीं करेंगे और डायरेक्ट हमें मार ही देंगे। तो निकी पर्सन के बाल काटती है और फिर वहाँ से वो एक सेफ जगह पर चली जाती है। इधर जेसन बॉन्ड जब नील डेनियल्स का सूटकेस देखता है जो कि पास के एक हॉस्पिटल में होता है, तो वहाँ पर जाके देखता है तो सारी चीज़ें जल चुकी होती है। उसमें ऐसा कुछ खास नहीं होता, लेकिन वो जैसे एक पेपर को उठाता है तो उसके अंदर एक एड्रेस होता है, डेप्यूटी डायरेक्टर नोआ वाटसन के ऑफिस का एड्रेस, जो कि न्यूयॉर्क में है। तो उसे एक नया टारगेट मिल जाता है। उसे लगता है कि किसी न किसी तरह नील डेनियल्स, नोआ वाटसन और रेडस्टोन और ब्लैकब्रायर के बीच में कनेक्शन है और उसे वो कनेक्शन का अगला सुराग नोआ वाटसन के ऑफिस से मिलेगा। तो फिर वहाँ से न्यूयॉर्क के लिए चला जाता है। इधर जब वो न्यूयॉर्क पहुंचता है तो पेमेला लैंडी के ऑफिस के सामने वाली बिल्डिंग पर चढ़ता है और पेमेला लैंडी से कॉल पर बात करने लग जाता है। तो उससे हालचाल पूछता है और उससे फिर बोलता है कि वो उससे मिलना चाहता है। तो पेमेला लैंडी बोलती है कि मिलेंगे, हम ज़रूर मिलेंगे, और उससे बोलती है कि तुम्हारी असली बर्थ डेट तो सुन लो, और उसे कुछ नंबर्स बोलती है। तो एक्चुअली वह बर्थ डेट्स नहीं होती और कुछ कोऑर्डिनेट्स होते हैं मिलने के लिए। तो जेसन बॉन्ड समझ जाता है। इतने में फिर CIA वाले भी समझ जाते हैं कि वो जहाँ मिल रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट्स, वो कुछ जो उसने बर्थ डेट बोली वो एक्चुअली वो है और वो जगह नहीं है जहाँ पर उसने फ़ोन पर मिलने का बोला। तो वे लोग भी फिर पेमेला लैंडी के पीछे अपनी कार वाले लेके सब पीछे चले जाते हैं पेमेला लैंडी के। तो इधर हमें पता लगता है कि जेसन बॉन्ड उन सबको चकमा देता है और चुपके से जब सारे CIA के एजेंट चले जाते हैं तो CIA के ऑफिस में घुस जाता है और वहाँ पर नोआ वाटसन के ऑफिस में से उसके सारे ऑपरेशन ब्लैकब्रायर, रेडस्टोन और जितने भी सारे ऑपरेशंस की लिस्ट और इन्फॉर्मेशन होती है उसके ऑफिस से चुरा लेता है। जब तक नोआ वाटसन को पता लगता है कि जेसन बॉन्ड उसके वहाँ पर आ चुका है, तब तक तो वहाँ से जेसन बॉन्ड भाग जाता है। इसके बाद वहाँ पर वो जैसे अपनी कार वार लेके जा रहा होता है तो नोआ वाटसन उसे उसके पीछे ऑपरेशन ब्लैकब्रायर का एक अटेंडी लगा देता है, जेस। तो उसके पीछे दोनों के बीच में यहाँ पे काफ़ी खतरनाक चेस सीन होती है और एक जगह पर जाकर बहुत सारी कारों का फिर एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें जेसन बॉन्ड को भी काफ़ी चोटें लगती है और जेस को भी। इधर जेस काफ़ी अधमरी हालत में हो जाता है, लेकिन जेस की वो हालत देखकर जेसन बॉन्ड उसे मारता नहीं और वहाँ से उसे उसी हालत में छोड़ कर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद जेसन बॉन्ड उसी हॉस्पिटल में आता है जहाँ पर उसकी ट्रेनिंग करी गई थी। उस हॉस्पिटल में आता है और उसे काफ़ी सारे फ्लैशबैक मिलने लग जाते हैं। उस हॉस्पिटल के आने तक वो पेमेला लैंडी को भी वहाँ पे बुला लेता है और उसे जितनी भी नोआ वाटसन के ऑफिस से चुराई हुई फाइल होती है वो सारी उसे सौंप देता है। इधर पेमेला लैंडी जाती है और उन सारी टॉप सीक्रेट्स फाइल, ब्लैकब्रायर, रेडस्टोन, उन सारी फाइल्स को फैक्स कर देती है अपने जान पहचान वालों के पास, ताकि वो सारी पब्लिश कर पाए और नोआ वाटसन और इन सब का क्रेमर, इन सब का काला छिट्टा पूरी दुनिया को बता पाए कि वो किस तरह के हैवान पैदा करते हैं। इसके बाद CIA वाले को भी जब पता लगता है कि जेसन बॉन्ड उसी बिल्डिंग में, तो पूरी अपनी फोर्स को उस बिल्डिंग के अंदर घुसा देते हैं। इधर जेसन बॉन्ड जैसे जैसे उस हॉस्पिटल की तरफ जाता है तो उसे बहुत सारे फ्लैशबैक मिलते हैं कि किस तरह जब वो पहली बार इस बिल्डिंग में आया तो उसे किन किन लोगों को देखा था, कैसा क्या हुआ था, उसके साथ कैसा कैसा टॉर्चर हुआ। और जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो उसे वहाँ पर एक अटेंडेंट करने आता है, डॉक्टर हेरिश। ये वही डॉक्टर होता है जिसने जेसन बॉन्ड की पूरी फिजिकल ट्रेनिंग की सुपरवाइज करा था ऑपरेशन रेडस्टोन के अंदर। वो उससे बातें करता है, उसे बहलाता फुसलाता है ताकि उसे रोक पाए जब तक कि CIA वाले आ जाएं और उसे मार दें। तो इधर जेसन बॉन्ड उससे बार बार पूछता रहता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे ही क्यों चुना, ऐसे कई सारे सवाल करता है, लेकिन उसे कोई सवाल नहीं बताता सही से और उसे उल्टे उल्टे जवाब देता रहता है। इतने में फिर CIA वाले वहाँ पर आ जाते हैं और जेसन बॉन्ड फिर वहाँ से खिड़की से कूदकर बाहर जाता है। जब बाहर पहुँचता है तो उसे वहाँ पर बस सिर्फ पानी दिखता है और कुछ नहीं। इतने में जैसे पीछे पलट कर देखता है तो उसे वहाँ पर पैस दिख जाता है। तो पैस उसे मारने वाला होता है, तो लेकिन उससे पहले उससे पूछता है कि तुमने मुझे वहाँ पर ज़िंदा क्यों छोड़ा। तो वहाँ पर फिर जेसन बॉन्ड बोलता है कि तुम ही सोचो कि हम किस तरह के इंसान बन चुके हैं, हम वो नहीं थे जो हम अब बन चुके हैं इन लोगों की वजह से, और इस सब में हमें कितना कुछ खोया पड़ा। तो इससे पैस काफ़ी दुखी हो जाता है और जेसन बॉन्ड को वहाँ से जाने के लिए कह देता है।
इतने में CIA वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं और नोआ वॉटसन भी वहाँ पे आ जाता है और नोआ वॉटसन उसके ऊपर शूट करता है जेसन बॉर्न के ऊपर और इतने में वो नीचे कूद जाता है। इसके बाद सीन जाता है निकी पर्सन की तरफ। इधर जेसन बॉर्न को ऐसा लगता है कि वो गोली मर लग गई और वो वहाँ से नीचे कूद गया। इधर फिर निकी पर्सन की तरफ सीन जाता है जहाँ पर वो टीवी पर देख रही होती है, जहाँ पर टीवी पर सीन होता है डॉक्टर हैरिस का और नोआ वॉटसन का, जहाँ पर उनके ऊपर पुलिस केस लग जाता है क्योंकि उन्होंने काफ़ी गलत काम करे और इस चक्कर में काफ़ी सारे US सिटीजन्स की जान चली गई और उन सबको अरेस्ट कर लेते हैं। और जब लास्ट में सीन दिखाया जाता है कि जेसन बॉर्न पानी में गिरता है तो थोड़ी देर तक वो हलचल नहीं करता, लेकिन उसके बाद वो पानी से बाहर निकल जाता है और लोगों को उसकी लाश भी वहाँ पर पानी में नहीं मिलती और निकी पर्सन समझ जाती है कि जेसन बॉर्न अभी भी ज़िंदा है।